नमस्कार साथियों, सिलेक्शन एकेडमी बाय गगन सर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको हिंदी की क्लास पढ़ा रहे हैं। देखो हिंदी जो हिंदी है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद में कहता है भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम व साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम व साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखो विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा। और हिंदी क्या है? हिंदी ईरानी या फारसी भाषा का शब्द। हिंदी जो है ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। अब देखो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में होता है। विचारों का आदान प्रदान 2 रूपों में होता है। पहला होता है शाब्दिक रूप, दूसरा होता है अशाब्दिक रूप। जो अशाब्दिक रूप होता है इसी को हम सांकेतिक रूप कहते हैं। इसी को हम सांकेतिक रूप के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में देखो इसके बाद में आपसे बात करेंगे अच्छा ये बताओ जो भाषा का वास्तविक रूप होता है, देखो ध्यान रहे जो भाषा का वास्तविक रूप होता है वो कैसा होता है? शाब्दिक होता है। भाषा का वास्तविक रूप भाषा का जो वास्तविक रूप होता है वो शाब्दिक कहलाता है। इसीलिए भाषा को सार्थक कहते हैं। इसीलिए भाषा को सार्थक कहते हैं। सार्थक का मतलब शब्द या वाक्य भी कहा जाता है। तो इसी जगह लिख लिए, इसलिए भाषा को सार्थक मतलब शब्द या वाक्य भी कहा जाता है। शब्द या वाक्य भी कहा जाता है। इसीलिए भाषा को शब्द या वाक्य भी कहा जाता है। अब देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई चाहे लघुत्तम इकाई, चाहे न्यूनतम इकाई या सूक्ष्मतम इकाई, किसी की भी बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। कौन सी होती है? ध्वनि। हाँ अच्छा देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई या न्यूनतम लघुत्तम या
न्यूनतम इकाई या सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। कौन सी होती है? ध्वनि होती है। देखो ध्वनि जो है, ध्वनि किसी भी से आवाज़ जो आती है, जैसे ये आई तो ये क्या है? ध्वनि है। पंखा चलता है, क्या है? ध्वनि है। हम बोलते हैं क्या? कोई ध्वनि ही तो सुनाई देती है। तो जो ध्वनि होते हैं ये कैसी इकाई होती है? ये अमूर्त इकाई होती है। कैसी होती है? अमूर्त इकाई होती है। और ध्वनि का जो मूर्त रूप होता है, जो ध्वनि का जो मूर्त रूप होता है उसे हम वर्ण के नाम से जानते हैं। ध्वनि का जो मूर्त रूप होता है वह वर्ण कहलाता है। और इन्हें ही हम स्वनिम के नाम से जानते हैं। इसे ही हम स्वनिम के नाम से जानते हैं, इसको रूपिम के नाम से जानते हैं, इसी को स्वनिम के नाम से और इसी को रूपिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे क्या कहता है। आगे कहता है वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो एक माला, जैसे मोती की माला, मोतियों से पिरोही माला, ये वर्णमाला। वर्णों से पिरोही माला को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सुव्यवस्थित या व्यवस्थित, सुव्यवस्थित या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद में आएगा वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसके बाद में बात आती है वर्णों की संख्या की। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। तो हिंदी जगत में वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 52। हिंदी जगत में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? हिंदी जगत में वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। अब इसके बाद में आती वर्णों की संख्या होती कौन कौन सी है। तो देखो देखो वर्णों की संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है लिखने के आधार पर और एक होती है उच्चारण काल या बोलने के आधार पर। वर्णों की संख्या के दो रूप होते हैं। एक होती है लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर, और एक होती है बोलने या उच्चारण काल के आधार पर। एक होती लिखने के आधार पर, एक होती बोलने या उच्चारण काल के आधार पर। जो लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। जो बोलने या उच्चारण काल के आधार पर वर्णों की संख्या होती है वो होती है 44। अब इसमें 44 कौन कौन से होते हैं? तो देखो ये 44 कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं। लिखने के आधार के दो रूप होते हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन।
स्वर जो होते हैं ये 11 प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। वो कितनी होती है? 33 होती है। अच्छा, बोल इसके जो लिखने के आधार पर है, इनकी संख्या 52 होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर होते हैं। और संयुक्ताक्षर के बाद में अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह के बाद में द्विगुणित, होते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। संयुक्ताक्षर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं। द्विगुणित जो व्यंजन होते हैं वो भी 2 होते हैं। देखो 11, 33, 44, 4, 48, 48, 2 50 और 2 52। अब देखो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 33 व्यंजन कौन कौन से, तो 4 संयुक्ताक्षर जो होते हैं उनको कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 क्या होते हैं? ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार। देखो शायद दिख नहीं रहा हो, यहाँ पर देख लो। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार जो होता है उसको हम अंग कहते हैं और जो विसर्ग होता है उसको हम आह बोलते हैं। ठीक। अब द्विगुणित जो व्यंजन होते, देखो जो द्विगुणित होते हैं उन्हीं को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। उन्हीं को हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। द्विगुणित, उन्हीं को द्विगुणित बोला जाता है, उन्हीं को उत्क्षिप्त बोलते हैं, उन्हीं को विकसित बोलते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ऐसे प्रश्न आएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन कौन से, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है, जीवा मेरी झटके से ऊपर उठती है, जैसे ड़ ढ। कुल मिलाकर आपने ये जाना कि ड और ढ। जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो उत्क्षिप्त कहलाते हैं। जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त। अच्छा, यहीं पर देख लो उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग, उत्क्षिप्त व्यंजनों या विकसित या द्विगुणित व्यंजनों का प्रयोग कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन से शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ठीक, नहीं होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद में अब आप पढ़ें स्वर। स्वर कौन से होते हैं, 33 व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्ताक्षर कौन होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब कहते हैं स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण या स्वतंत्र रूप से किया जा सके, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है,
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। देखो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, या ऐसे वर्ण जिनका कभी भी नाश नहीं होता, जिनका कभी भी नाश ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी भी स्वर की किसी भी वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनका एक और होता है, संस्कृत में एक सूत्र होता है, ना क्षरति इति अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षरा। इसका अर्थ होता है जिसका क्षरण ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जिसका क्षरण ना हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या देखो, हिंदी जगत में प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी? हिंदी जगत में प्रारंभ में स्वरों की संख्या जो थी वो 13 थी। कौन कौन से थी? प्रारंभ में हिंदी जगत में स्वरों की संख्या 13 थी। कौन कौन सी थी? अ, आ, ई, उ। इसके बाद में आता है री और री, ए, आई, ओ, औ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रारंभ काल में हिंदी में जो स्वरों की संख्या थी वो 13 थी। वर्तमान समय में इन दोनों को हिंदी से हटा दिया गया। अब स्वरों की संख्या कितनी बची? 11। तो भैया यही 11 स्वर थे। तो देखो प्रारंभ में हिंदी में स्वर, प्रारंभ में हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 13। वर्तमान समय या हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? देखो 13 थी, 2 कम हो गए, कितने बचे? 11। अब देखो मात्रा एवं मात्रिक के आधार पर, अब देखो इसी में देख लो, ये जो है ये अमात्रिक स्वर है। कैसे अमात्रिक? इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे नहीं बोल देते, कहते छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। यही तो बोलते हैं। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और छोटा आ छोटी ई कौन से भूले भाई? आ ई उ ए ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और री भी तो होता है। री कहाँ पे होता है? यहाँ पे बनता है। तो यही तो होते हैं। अब देखो री, ए, ओ, 2 2 4 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 हो गए। अब इसकी कोई मात्रा नहीं होती छोटा आ की, तो मात्रा एवं मात्रिक के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो देखो मात्रा एवं मात्रिक के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10। अब इसके बाद में कहता अमात्रिक स्वर कौन सा है? तो अमात्रिक जो स्वर होता है वो आ होता है। आ कैसा अमात्रिक स्वर है? क्यों है? क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसी वजह से इसको अमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। अब देखो स्वरों की संख्या पता चल गई। अब इसके बाद में आएगा स्वरों के भेद। देखो अच्छा,
स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसको ही हम एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। जो दीर्घ होता है उसी को हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। जो प्लुत होता है उसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। संस्कृत में सूत्र होता है एक मात्रो ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 3 मात्रासु प्लेतो गेयो चार्धमात्रिकम व्यंजनम। मतलब एक मात्रा जिसकी होती है उसको ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, जिसकी 2 मात्रा होती है उसको दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, जिनकी 3 मात्राएं होती हैं उनको हम प्लुत के नाम से जानते हैं, जिनकी आधी मात्रा होती है उसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। एक मात्रा क्या होती है? एक मात्रा काल मतलब एक पल, एक क्षण में लगा हुआ समय। किसी स्वर को बोलने में, जिस स्वर को बोलने में एक पल या एक क्षण का समय लगता है उसे हम एक मात्रा काल कहते हैं। जिसको बोलने में 2 मात्रा, 2 क्षण या 2 पल का समय लगता है उसे, या 2 मात्रा काल का समय लगता है उसको हम दीर्घ कहते हैं। जिसको बोलने में 3 मात्रा काल का समय लगता है उसे हम प्लुत के नाम से जानते हैं। अब देखो एक मात्रा काल जो होती है इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से? छोटा, ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। देखो हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और ये री था, जो री था इसको हिंदी से हटा दिया गया है। सीधी सी बात है, हिंदी से हटा दिया गया तो ह्रस्व स्वर बचे कितने? 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अगर संस्कृत की बात करें तो ये संस्कृत में शामिल हो जाता है। संस्कृत में स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 हो जाती है और हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब देखो इसके बाद में कहता है जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीवा के प्रयोग के नहीं, अच्छा ह्रस्व स्वर बता रहे थे। देखो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अब इसके बाद में जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। जीवा के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो देखो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो भैया, जीवा का मतलब जीभ के प्रयोग के, हमने माना कि जीभ मेरी इतनी बड़ी है तो एक जीभ का आगे का भाग हो गया, एक पीछे का भाग हो गया, एक बीच का भाग हो गया। तो जीभ में कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? एक होता है अग्र स्वर, भाग का मतलब स्वर में बांट लो, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कैसे याद रखोगे? अग्र स्वर याद करने के लिए याद रखो प्रिय, बैठी, आगे। आगे का मतलब अग्रभाग, आगे का मतलब अग्रभाग। और इसका प्रिय, बैठी का मतलब इसमें जो मात्राएं लगी देखो, छोटी ए,
ऐ और बड़ी ई, यही तो है। प्रिय, बैठी और ये आगे, यही तो मात्राएं हो गए। तो देखो कौन कौन से हो गए, ई ए ऐ। चाहे ऐसे सोच लो, देखो हम ई ए ऐ, जो जीभ में झटका लग रहा है वो आगे लग रहा है, मध्य में लग रहा है या पीछे लग रहा है, तो कहाँ पर लगता है, आगे लगता है। मध्य में केवल और केवल आ आता है, मध्य में केवल और केवल आ को लाया जाता है, मध्य में केवल आ को लाया जाता है। और इसके बाद में जो बच्चे वो सब, तो देखो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, 3। और इसके बाद में ओ और औ, देखो यही तो बच्चे थे, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जीवा के प्रयोग के आधार पर ऋषि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऋषि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, इसमें लिख लेना कि इनमें स्वरों का इसमें ऋषि का प्रयोग, ऋषि नहीं आता है, ऋषि का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो अगर अग्रभाग तो याद हो गए कि प्रिय बैठी, आगे मध्य में हमें पता है कि आ होता। अगर इसको ना याद कर पाना, अगर ये ना याद रहे तो देखो इसे याद रखना, आ ओ उल्लू, पीछे पीछे, आ ओ उल्लू पीछे पीछे, आ को रखो बीचे बीचे। देखो आ ओ उल्लू पीछे पीछे, आ को रखो बीचे बीचे, आ को रखो बीच में मतलब मध्य, ठीक। आ ओ, आ ओ का मतलब ओ और औ, ओ और औ। उल्लू, ऊ का मतलब छोटो ऊ और लू मतलब बड़ा ऊ। आ ओ उल्लू पीछे पीछे, आ को रखो बीचे बीचे, ये कौन से होते हैं, ये पश्च स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। अच्छा इतनी चीज़ आ गई। अब आगे देखते हैं कि उच्चारण काल समय या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल, समय, मात्रा, उच्चारण काल, समय, मात्रा एवं बोलने में लगे समय। बिल्कुल सही बात है कि उच्चारण काल, राइटिंग मेरी बहुत गड़बड़ है। उच्चारण काल, समय, मात्रा एवं बोलने में लगे समय के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। उच्चारण काल, मात्रा एवं बोलने में लगे समय के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते, अभी हमने बताए थे 3 कौन कौन से होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व जो होता है उसे एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। कौन से,
एक मात्रिक स्वर के नाम से, जो प्लुत होता है उसको हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, और सॉरी, जो दीर्घ होता है उसको हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, जो प्लुत होता है उसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते, जो हमने तुम्हें बताया था, जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। एक ये लरी भी होता है, लेकिन जो लरी है ये संस्कृत में आता है, हिंदी से हट गया। तो हिंदी में कितने हो गए? 4 हो गए। हिंदी में कितने हो गए? 4 हो गए। यही 4 मूल स्वर कहलाते हैं। कौन से? मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखना। प्लुत। अब देखो प्लुत, प्लुत क्या होता है? दूर खड़े हुए व्यक्ति को बुलाने में काहे का प्रयोग करते हैं? प्लुत का करते हैं। देखो ह्रस्व है, जैसे हमने बोला आ बोलने में कितना समय लगा? कुछ समय नहीं लगा। कुछ जब समय नहीं लगा तो इसको बोलते हैं ह्रस्व। अगर बोल दिया आ तो समय थोड़ा ज़्यादा लगा, मतलब 2 मात्रा काल का समय लग गया, तो इसको बोलते हैं दीर्घ। और अगर इसके बाद में हमने बोल दिया आ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लुत। प्लुत मतलब देखो, सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात ये कि किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारने में किस स्वर का प्रयोग करते हैं? तो प्लुत का प्रयोग करते हैं। तो पहले ही पॉइंट है, दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। दूर खड़े हुए व्यक्ति को पुकारने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लुत का। या दूसरा पॉइंट, किसी भी स्वर के पीछे अगर गिनती के 3 लगे मिल जाएं, ह्रस्व, दीर्घ या अवग्रह, किसी भी स्वर के पीछे, ऐसे लिख लो, किसी भी स्वर के बाद गिनती के अगर 3 लगे मिल जाएं, तो वहाँ पर क्या होता है? प्लुत होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल जो है प्लुत के ही एग्ज़ाम्पल देखो, बता दें। जैसे कृष्णः, ओम, ये जो है देखो, अब इसमें ये गिनती के जो 3 लगे हैं, गिनती के जो 3 हैं, ये प्लुत नहीं होता। ये प्लुत की पहचान बताता है। जिस स्वर के बाद लगे होंगे, जिसके बाद लगे होंगे वो स्वर क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। कृष्णा में जो प्लुत है वो क्या है? ण में लगा हुआ आ। ण में लगा हुआ आ ही क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। याद रखना, ण में लगा हुआ जो स्वर है वो क्या है? प्लुत है। जैसे हम कह देते हैं राम, तो जिस स्वर को हम खींच रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? वही प्लुत कहलाता है। जैसे राम, तो रा में जो आ है, बड़ा आ है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में देखो दीर्घ स्वर। इसके बाद में हम तुम्हें बताते हैं दीर्घ स्वर, कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, अब दीर्घ स्वर जो होते हैं ये कौन से होते हैं? द्विमात्रिक स्वर। कौन से? द्विमात्रिक स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वरों की संख्या कौन सी होती? जो बच गए वही दीर्घ। जो ह्रस्व नहीं है वो दीर्घ है। बड़ा देखो, प्लुत जो होते हैं वो सभी स्वर प्लुत होते हैं, सभी स्वर प्लुत होते हैं। देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, ए, ऐ, ओ, ओ।
आप लोग कहेंगे जब हिंदी में री बड़ा री ले आया नहीं है, गिना नहीं जाता तो क्यों लिख देते? देखो हाँ, संस्कृत में जो दीर्घ स्वरों की संख्या वो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हिंदी जगत में री का प्रयोग नहीं होता है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 4 7। अब देखो ये जो हैं इनको हम कहते हैं, इनको जो कहा जाता है ये कैसे, मूल दीर्घ स्वर, इनको हम मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ मूलीय स्वर, मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ मूली स्वर या सादा या साधारण स्वर के नाम से जाना जाता, सादा या साधारण स्वर के नाम से जाना जाता। ये जो चार हैं इनको हम संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर या फिर संध्यक्षर वर्ण, संध्यक्षर स्वर या मिश्रित या विकृत के नाम से जानते हैं, मिश्रित या विकृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7, 3 और 4 7, जिसमें से जो ये 3 हैं ये कैसे हैं, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल, देखो मूल दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आ है ये आ प्लस आ से मिलकर बना है, मतलब मूल स्वर से बना है। जो ई है ये ई प्लस ई से मिलकर बनी है, जो ऊ है ये ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ मूली स्वर कहते हैं, या सादा या साधारण स्वर के नाम से जानते हैं। और जो ये होते हैं इधर वाले ए ओ औ जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त कैसे होते हैं, देखो जो ए होता है, जो हमारा ए बनता है ये किससे बनता है, ये आ प्लस ई से मिलकर बनता है। संयुक्त का मतलब ही होता है किन्हीं दो स्वरों के, किन्हीं दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से जो बनेगा वही संयुक्त कहलाएगा। जो ए होता है ये हमारा आ प्लस ई या फिर आ प्लस ए से मिलकर बनता है। याद रखना, आ प्लस ई से भी बनता, आ प्लस ए से भी बनता है। जो ओ होता है ये आ प्लस ऊ से बनता है, और जो औ होता है ये आ प्लस, ये बड़े ऊ से हैं, बड़े ऊ से भी बनता है और आ प्लस ओ से भी बनता है। देखो ए जो है आ प्लस छोटी ई से बनता है, ए जो है आ प्लस बड़ी या फिर आ प्लस ए से बनता है। ओ जो है आ प्लस छोटे ऊ से, और ओ जो है आ प्लस बड़े ऊ या फिर आ प्लस ओ से भी बनता है। ये चीज़ याद रखना। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अब अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे, जीवा के प्रयोग पढ़ा दिए, नासिका के प्रयोग, जीवा के प्रयोग पढ़ा दिए, और उच्चारण स्वर के भेद में और उच्चारण काल के भेद में, उच्चारण काल के आधार पर बता दिया। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक मुख प्लस नासिका होता है, एक होता केवल मुख से। जो मुख प्लस नासिका होते हैं उनको हम अनुनासिक कहते हैं, और जो केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हें हम निरनुनासिक या फिर अननुनासिक के नाम से जानते हैं। तो साथियों इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।